प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 का जो पहला अध्याय है 2 बैलों की कथा, उसका सेकंड पार्ट के विषय में बताने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आई बटन, उसको दबाएं। फर्स्ट पार्ट देख करके सेकंड पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इससे पहले हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि दोनों गया के पास घर से उसकी छोटी बच्ची ने उन दोनों बैलों को खोल दिया था। वो दोनों भागकर खेत में चले आए थे। वहाँ से आगे के का पार्ट 3 हम बताने जा रहे हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डाकता चला रहा है। डॉकता मैंने आवाज़ लगाता हुआ कोई सांड चला रहा था। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँकने लगे। बगले झाँकने से तात्पर्य है इधर उधर देखना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वो इधर उधर देख रहे थे कि अब क्या किया जाए। सांड पूरा हाथी है। सांड पूरा हाथी की तरह मजबूत और बड़ा है। उससे भिड़ना माने मुकाबला करना, लड़ना, जान से हाथ धोना है, ऐसा आपस में दोनों सोच रहे हैं। लेकिन भिड़ने से भी जान बचती नज़र नहीं आती। कह रहे उससे भिड़ भी जाए तो भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। देखने से ही वो डरावना और बड़ा ही मजबूत लग रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती मूक भाषा में हीरा से कहा कि बहुत बुरा, हम लोग फंस गए भाग करके, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। वो घमंड ही लग रहा है सांड जो आ रहा है। घमंड में सब कुछ भूला है, सीधे इधर ही आ रहा है। आरजू विनती सुनेगा नहीं। आरजू विनती मतलब इच्छा, हमारी क्या इच्छा है और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। भाग क्यों न चलें, वो प्रस्ताव रखता है। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। फिर कह रहा है आगे, भागना कायरता है। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-11 होता है। मोती तुरंत भागने को तैयार हो जाता है। और जो दौड़ाए, फिर हीरा कहता है कि अगर दौड़ा ले तो पीछा करने लगे तब क्या करोगे। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उन दोनों जने एक साथ चोट करें। सबसे बड़ा वो सुझाव दिया हीरा कि सबसे अच्छा उपाय इससे यही है बचने का कि हम लोग दोनों मिल करके मुकाबला करें। यहाँ एक प्रेमचंद जी ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम मिल करके काम करें तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं, बड़े बड़े संकटों को टाल सकते हैं। यह भी मैसेज दे रहा है हीरा। आगे से रगेदना मतलब पीछा करना। मैं आगे से उसको दौड़ाता हूँ, अटैक करता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी, भाग खड़ा हो जाएगा। तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। थोड़ा खतरा अवश्य है परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग मिल करके उस पर प्रहार करें तभी जान बच सकती है और उससे निजात पा सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। तजर्बा माने अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं था, अनुभव नहीं था। तजुर्बा मतलब अनुभव भी होता है। सांड भी अकेले दो से एक साथ मिलकर किसी से नहीं लड़ा था। अब तक जितने भी युद्ध किया था वो लड़ा था, एक एक से ही लड़ा था, चाहे वो बैल हो या सांड हो। पर वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध जो एक करके जो कुश्ती करते हैं उसको मल्ल युद्ध बोला जाता है। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा और हीरा ने रगेदा। फिर हीरा पीछे से उसको दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि एक पर जैसे ही वो अटैक करता था दूसरा पीछे से आकर के उस पर सींग मार देता था। इस तरह से अब वो कमज़ोर होता जा रहा था। वो अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरे का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर, बगल मतलब साइड से, दूसरे तरफ से आकर के और उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग
चुभा दिया दूसरे साइड में, उसके शरीर के दूसरे हिस्से में उसने सिंह घुसा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। बेदम माने बिना जान प्राण के होकर के वो गिर पड़ा। पहलू का अर्थ होता है तरफ, दूसरे पहलू में सिंह घुसा दिया, दूसरे तरफ सिंह को घुसा दिया। तो इस तरह से हीरा ने मोती अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। मोती सोचा कि इसको जान से ही मार दूं, लेकिन हीरा ने मना किया कि नहीं नहीं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, गिरे हुए शत्रु पर अटैक नहीं करना चाहिए। किस तरह से मानवता की बात करता है हीरा, यह सब ढोंग है, मेरे बैरी तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ना। लेकिन मोती का मानना ऐसा नहीं था, वो बोला शत्रु को, बैरी माने शत्रु को ऐसा मार देना चाहिए कि वो फिर से दोबारा उठने ना पाए। ये हीरा का मोती का मानना था, परंतु हीरा बड़ा ही सहिष्णु था, सहनशील था। यह सब कह रहे कि हीरा की बातों को सुन करके मोती कह रहा है ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि उठ न सके, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुसा। हीरा मना कर रहा था पर वो उसकी एक न सुनी। उस समय अभी दो चार ग्रास मतलब 2-4 निवाला ही लिया था, खाया था कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े, जिनका खेत था वो आ गए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा मेड़ मतलब खेत के किनारे पर ऊंचे बने हुए स्थान, वहाँ पर था, वो निकल जाता। लेकिन मोती जो था, हीरा निकल जाता लेकिन मोती सींचे हुए खेत का मतलब सिंचाई किए हुए खेत, जो जल से कृषि कार्य के लिए सिंचाई किया जाता है उसको सींचे हुए खेत बोलते हैं। तो सींचे हुए खेत में फंस गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी माने मित्र संकट में है, तो वो भी लौट गया। वो निकल गया था खेत से, लेकिन वो देखा कि मोती को पकड़ लेंगे लोग, वो खेत में कीचड़ में फंस रहा है, उसके पैर भाग नहीं पा रहा है, तो वो भी लौट कर चला आया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस लावारिस पशुओं को रखने का स्थान, उसको कांजी हाउस बोलते हैं। जहाँ कोई लावारिस पशु पकड़े जाते हैं तो उसको वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, बदले में नीलाम करके या उस मालिक से उस पैसे की वसूली की जाती है। दोनों मित्र, अब हम 4 पार्ट शुरू करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया। ऐसा सभी का मैंने वास्ता पाला पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे अच्छा तो सोच रहे हैं सब गया था, जो कम से कम कुछ तो देता था खाने को, भूसा ही सही। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, घोड़े, गधे, किसी को चारा, किसी के सामने चारा नहीं था, खाने का एक तिनका तक नहीं था किसी के। सब जमीन पर मुर्दे की भांति कमज़ोर और लाचार पड़े हुए थे। यह देख करके बड़ा ही उन लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते। फाटक मतलब दरवाजे की ओर, कि कोई कुछ चारा लेकर के आए, कोई घास तिनका लेकर आए, दाना खाने के लिए, पर ऐसा किसी ने नहीं किया। तब जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो दीवार की नमकीन मिट्टी थोड़ी नमकीन लगती है, तो दीवार की जो मिट्टी की दीवार बनी हुई थी कांजी हाउस की, उस दीवार को ही चाट करके अपनी भूख की तृप्ति करनी चाहिए। लेकिन भला उससे क्या हो सकता था, कितने देर के लिए वो हो सकता था, ये कहा नहीं जा सकता। संतुष्टि कितने देर के लिए मिल सकती थी। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा ने के दिल में विद्रोह माने बगावत की ज्वाला दहक उठी। हीरा के दिल में मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए उदास मुद्रा में कहा, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहा है, लग रहा है कि जान से ही मार देंगे बिना खाए ही सबको,
मार ही रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, हम लोग की भी दशा यही हो जाएगी। इतना जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। सोचते हैं दोनों, फिर कहते हैं आओ दीवार ही तोड़ डालते हैं। दीवार तोड़ने का प्लान बनाने लगते हैं दोनों मिल कर के। आओ दीवार तोड़ते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो पहले मोती मना कर देता है कि अब मुझसे तो ये भी काम नहीं होने वाला है बिना खाए। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। तब हीरा बोला कि इसी बूते पर अकड़ दिखाते थे, बूते मने बल, इसी बल पर बड़ा ही अकड़ दिखाते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। हीरा मजबूत था, बाड़े की दीवार चूँकि मिट्टी की थी। अपने नुकीले सिंग से दीवार में गड़ा दिया और ज़ोर से मारा तो थोड़ा सा मिट्टी का हिस्सा चिपड़ छोटा सा टुकड़ा निकल गया। फिर तो उसका हिम्मत बढ़ने लगा, हिम्मत बढ़ा, फिर आगे वो और प्रहार करेगा। साहस बढ़ा, वो इसने दोनों दौड़ा दौड़ा कर दीवार पर चोटें की और चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर के आ गया जानवरों की हाजिरी लेने। जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती है, ऐसा प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। तो कांजी हाउस में जानवरों पशुओं की गिनती इसलिए ली जाती थी ताकि ये पता चले कि जितने पशु इसमें पकड़े गए हैं, जितने रखे गए हैं, बांधे गए हैं, वो सब हैं या नहीं, कोई मरा या कोई भागा तो नहीं, सब है या नहीं, इसको जानने के लिए उसमें हाजिरी ली जाती थी। हाजिरी लेने आ गया रात में। हीरा का उजड़पन देख करके, उजड़पन मने बेवकूफ़ी भरी शरारत को देख करके उसे कई डंडे रसीद कर दिए। रसीद मैंने लगा दिए हीरा को कई डंडे। उस कांजी हाउस का जो देख रेख करने वाला था चौकीदार, उसने कई डंडे उसको मार दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, जितना उसमें ताकत थी उतना तो तुमको पीट दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जितना तुम्हारे पास ताकत थी सब तुमने ताकत लगाया भी मिट्टी को तोड़ने में, और ऊपर से तुमको बांध भी दिया और बंधन में पड़ जाए। ऐसा करने से क्या लाभ, ऐसा वो मोती यहाँ समझा रहा है हीरा को। जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। पर हीरा ने हार नहीं मानी और बोला कि हम तो जोर मारेंगे ही, जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने कहा कुछ परवाह नहीं है, यो भी तो मरना है, क्या डरना। अब दीवार को तोड़ते हुए मरा जाए, हो सकता है कि टूट जाए दीवार तो हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे दोनों मित्र। कुछ परवाह नहीं है, मरना है तो खुद क्या चिंता करना है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। करे किसी के देह मन शरीर में जान नहीं है, जो भी पशु उसमें थे सब मरने की स्थिति में आ गए थे। अगर दीवार टूट जाएगी तो बहुत से जानवर बच जाएंगे, कम से कम ये सब भाई यहाँ बंद हैं वो सब तो बच जाएं, वरना ये तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो सही है, उसको भी यह बात अच्छी लगी मोती को भी। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह पर सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगातार इस तरह से लगाते रहे मानो प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों, किसी शत्रु से लड़ रहे हों। बार बार दोनों दीवार पर सींग मारते गए। आखिरी 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद आखिरकार अंत में 2 घंटे जब दीवार पर सींग मारते मारते दीवार का ऊपर से लगभग आधा 1 हाथ गिर गई। 1 हाथ मतलब लगभग 1.5 फीट के करीब दीवार ऊपर से टूटकर गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरना था कि अधमरे पड़े से सभी पशु जानवर चेत उठे। जब दीवार टूट गई तो जो अधमरे पड़े हुए थे वो सचेत हो गए। 3 घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, 3 घोड़ियाँ भी बंद थी, वो सब सबसे पहले निकल के भाग गई। बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसे भी निकलने लगे। फिर भैंसों के निकलने के बाद हीरा ने पूछा, गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे नहीं निकल रहे थे, बाकी सब पशु जितने थे लगभग निकल गए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। 2 गधे थे वो नहीं निकल रहे थे। एक ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े जाए, अगर और फिर से पकड़ लिए गए तो क्या होगा, इसलिए हम लोग नहीं जाना चाहते हैं।
एक गधे ने उसमें से कहा, तो हरज क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। इसके पहले भी प्रेमचंद ने गधे के विषय में बताया था, वो बड़ा ही सहनशील होता है, बड़ा ही सहिष्णु होता है। वही यहाँ भी दिखा रहा है। वो नहीं जाना चाहते थे, सोचे कि फिर से पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, हमें डर लग रहा है। वो अधिक डरते हैं गधे, तो वो नहीं भागना चाह रहे थे, नहीं भाग रहे थे। फिर आगे आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्रों की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। गधे आधी रात हो गई लेकिन सोचने में लगे हुए थे, और मोती हीरा के रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद कोई भेंट, कभी कहीं भेंट हो जाए हम लोगों की, तुम निकल जाओ। हीरा ने कहा मोती से। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, मैं इतना स्वार्थी हूँ? तुम मुझे समझ रहे हो कि एक मित्र को हम छोड़ के चले जाएं, विपत्ति के अवसर पर, संकट के समय में हम उससे अलग हो जाएं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा कि तुम खुले हुए हो, तुम्हारी रस्सी टूटी है, तो सब तुम्हारी ही शरारत समझेंगे और तुमको बड़ी मार मारेंगे, इसलिए तुम निकल जाओ। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, क्योंकि उस समय मटर के खेत में मोती ही खा रहा था। मोती की वजह से हीरा भी पकड़ा गया था। वो बात यहाँ याद दिला रहा है कि मेरी वजह से ही तुम्हारे गले में रस्सी पड़ी, तुम भी पकड़े गए, और आज संकट यहाँ कांजी हाउस में है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ, ये संभव नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब आशीर्वाद देंगे, कहे ठीक है हम लोग नहीं बचेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 9-10 जानवर तो बच गए, वो लोग तो निकल गए, वो तो भाग गए, उनके प्राण की तो रक्षा हो गई। यह कहते हुए मोती दोनों गधे को सींग मार मार करके बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब मोती वो 2 गधे जो नहीं निकल रहे थे उनको सींग मार मार करके उस बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तब उसका जो बंधु था हीरा के साथ वो बैठ गया, सो गया। भोर होते ही, भोर बने सुबह, सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ, ये हम बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही खलबली मची, जानवर सब भाग गए थे, केवल 2 बैल ही बचे हुए थे। मोती खूब मरम्मत हुई, मोती खुला था इसलिए उसको बहुत पीटा गया और उसे मोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब हम नेक्स्ट 5वां और आखिरी पार्ट को बताने जा रहे हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण माने एक तिनका भी उसको नहीं डाला किसी ने। लगभग 1 हफ्ते तक, 7 दिनों तक बंधे रहे। एक बार पानी जरूर दे दिया जाता था। उसी आधार पर दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था। इन लोगों की भी ठठरियाँ, हड्डी इनकी निकल आई थी, सब केवल हड्डी हड्डी दिख रहा था शरीर का। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी एक तरह का ढोल होता है। गांव में कोई सूचना देनी होती है, सार्वजनिक सूचना, तो उस डुग्गी को बजा करके, डुग्गी की आवाज़ सुन करके लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने पर उनको सूचना दी जाती है। किसी भी तरह का कोई नीलाम होना हो, कोई सूचना हो, पर ग्राम प्रधान की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सूचना, तो इस तरह से डुग्गी बजा करके पहले दी जाती थी। तो डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। फिर दोनों हीरा और मोती को बाहर निकाला गया। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि खाने के बिना इतने दुबले हो गए थे, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा था। इसलिए लोग दुखी मन से लौट जा रहे थे। ऐसे मृतक बैलों को मरने जैसे मृतक स्थिति में वो पहुंच गए थे। कौन खरीदार होगा, कौन खरीदने वाला होगा? कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से हीरा और मोती समझ रहे थे कि अब तो लग रहा है कि हम लोगों को कोई बेचने, नीलामी होने वाली है। सहसा मैंने अचानक एक दाढ़ियल आदमी, जिसका दाढ़ी बड़ा हुआ था,
जिसकी आंखें लाल लाल थी, देखने से ही वो अजीब डरावना लग रहा था। मुद्रा उसकी अत्यंत कठोर थी, बड़ा ही वो कठोर स्वभाव का लग रहा था उसकी मुद्रा। आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोंद कर, कुल्हा जो आगे वाला पैरों और शरीर के अंदर अपना हाथ घुसेड़ करके उसको कुल्हा बोलते हैं, उसको देखा और मुंशी जी जो कांजी हाउस के मुंशी थे उससे बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान माने अंदर के ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांपने लगे, डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर भीत माने डरी हुई नेत्रों से दोनों एक दूसरे को देखे कि अब तो लग रहा है कि हम लोगों का खैर होने वाला नहीं है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक माने बेवजह ही बेकार ही हम लोग भागे। अब सोच रहे हैं गया के घर से हम लोग क्यों भागे, नहीं भागे होते, अब तो हम लोगों का जान बचने वाला नहीं है। वो देखने से ही कसाई लग रहा था, अब हम लोगों को ले जा करके मार दिया जाएगा। दोनों सोचने लगे। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा माने बिना श्रद्धा के, श्रद्धा रहित भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? सबके ऊपर दया करते हैं तो हम लोग के ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे हैं भगवान? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हम लोगों की मदद करने के लिए आ गया था। वही गया की जो बेटी थी जो इन दोनों को रोटी खिला देती थी और आखिरी दिन रस्सी खोल दी भागने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। कह रहे ये आदमी छुरी चलाएगा, अर्थात ये हम लोगों को काट डालेगा, मार डालेगा, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आएगी। फिर यहाँ बड़ी बात जानवरों की तरफ से प्रेमचंद जी ने लिखा है कि ठीक है हम लोग भले मर जाएंगे लेकिन किसी का भला तो हो जाएगा। हमारे मांस किसी के काम आएगा खाने का, हमारे चमड़े किसी के काम आएंगे, खाल माने स्किन, चमड़ा, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हम लोग दूसरे के काम तो आ सकते हैं मर करके भी, इस बात से हम लोग संतोष करते हैं। इस तरह के स्वभाव की चर्चा प्रेमचंद जी ने बैलों में की है। दो बैलों के साथ नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। नीलाम हो गया, पैसे में बात हो गई कितने मिलेगा, और मुंशी को पैसा दे करके उस दढ़ियल आदमी ने दोनों बैलों को लेकर के चला। बोटी बोटी काँप रही थी। बोटी बोटी काँपने से तात्पर्य एक एक अंग शरीर के, हीरा मोती के एक एक अंग काँप रहा था डर के मारे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पैर भी उठ नहीं पा रहा था, कमजोरी भी थी और ये भी डर था कि अब ले जा कर के हम लोग की हत्या करेगा, मार डालेगा। भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी अगर हो जाती, जरा से भी धीरे चलते, चाल धीमी होना माने धीरे चलना, तो वो तुरंत डंडा बरसाने लगता था। जरा भी दया उसके मन में नहीं था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। कह रहे कि रास्ते में जा रहे थे तो गाय और बैलों का एक रेवड़ माने समूह, झुंड, हरे हरे हार माने खेतों में चरता हुआ दिखाई दिया। सभी जानवर प्रसन्न थे क्योंकि चिकने चपल तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। कोई उछल कूद कर रहा था, कोई आनंद कर रहा था, आनंद में बैठा पागुर कर रहा था। पागुर करना, जुगाली करना, खाने के बाद जानवर अपने भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं, उसको पागुर बोलते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। कह रहे कितने स्वार्थी हैं, इनका जीवन तो सुखी है पर सोच रहे हैं सब कितने स्वार्थी हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि किसी को उसके ही ग्रुप के किसी दूसरे को लेकर के जा रहा है। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई बधिक के हाथों कैसे दुखी हैं। बधिक मतलब वही कसाई के हाथों कैसे दुखी हैं, ये देख करके इन लोगों को दया नहीं आ रही है। इन लोगों को हम लोगों को छुड़ाना चाहिए, इसको मार करके बधिक को। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये सोच ही रहे थे, बेचारे सोचते हुए जा रहे थे, अचानक देखे कि परिचित जो रास्ता जानते थे ले गया था जब झूरी के घर से, वही रास्ता आ गया। वो सब रास्ता परिचित था,
देख लिए। हाँ, इसी रास्ते पर तो ले गया था, वही खेत है, वही बाग, वही बगीचे, वही गांव, सब वही है, पहचान लिए सब। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज, अब वो तेज़ी से चलने, प्रतिक्षण मैंने हर पल उनकी चाल अब तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। वाह, आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, अब तो अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए इसी पर तो आते थे हम लोग। अब तो हम लोग का अपना क्षेत्र आ गया, अपना घर आ गया। फिर वो आगे बढ़ते हैं सब, उनका कदम तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने नज़दीक। अब तो हमारा घर अर्थात वही झुरी का घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा? फिर हीरा बोलता है, क्यों जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। तो इसको मैं मार गिराता हूँ? नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान वही जहाँ पशु बांधे जाते हैं, वहाँ पर चलो, जहाँ बांधा जाता था झुरी के घर, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर के, उत्सुक होकर के दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़कर उसके पास आ गया। धूप सेक रहा था झूरी, जब दोनों बैलों को देखा तो दौड़ करके उनके पास आ गया। बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। दोनों मित्र हीरा और मोती इतने आनंद में थे झूरी को देख करके, एक उसका हाथ चाटने लगा। इतने में दड़ियल आ जाता है जो कसाई, और उसकी रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे कैसे बैल? तो वो कसाई ने कहा कि मैंने नीलाम करके मवेशी खाने से, पशुओं का जो मवेशी खाना है, कांजी हाउस, हमने वहाँ से नीलाम करके लाया है। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए जाते हो। तो झूरी ने कहा कि हम तो समझते तुम चुरा कर लेकर के जा रहे हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेगा। किसी को मेरे बैल नीलाम करने के कैसे अधिकार हो गया? अख्तियार माने अधिकार। किसी को मेरे बैल को बेचने का या नीलाम करने का अधिकार कैसे हो गया? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। भाग जाओ, नहीं तो थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। रपट मतलब रिपोर्ट। और नीलाम का अर्थ होता है जब सरकारी संपत्ति को पैसे से जब बेचा जाता है, उसमें कई लोग मिल करके बोली लगाते हैं, उस तरह से नीलाम बैलों को किया गया था। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसका सबूत है। तब दड़ियल झल्लाया, गुस्सा करके ज़बरदस्ती पकड़ करके ले जाना चाहा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। फिर मोती उस दड़ियल को, दाढ़ी वाले व्यक्ति को जो कसाई था, पीछा करने लगा। दौड़ा कर मारने के लिए दौड़ाया। दड़ियल भागा पीछे पीछे। मोती गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। थोड़ी देर तक खड़ा होकर के देख भी रहा था कि फिर लौटे तो हम उसको मारे। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, धमका रहा था, डरा रहा था, गाली निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर माने वीर, विजयी वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग देख करके बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे इस हाव भाव को। फिर आगे जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। तब मोती अकड़ माने ऐंठना, घमंड करना, अपने घमंड में, अकड़ में करते हुए लौटा। विजयी हो चुका था, दड़ियल को भगा दिया था। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। वो इशारे से बताया अपनी मुख भाषा में कि मुझे लगा कि तुम उसको मार न दो। अगर वो, तो मोती कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तब तो बिना मारे नहीं छोड़ता मैं। अब ना आएगा, लेकिन आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा, दूर से ही उसे मार डालूँगा। देखो कैसे ले जाता है। जो तब हीरा कहता है कि अगर गोली मरवा दे, तब बंदूक की गोली से अगर तुम्हें मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तब मोती कहता है कि ठीक है, मर जाऊंगा,
पर उसके काम नहीं आऊँगा मैं उसे नहीं आने दूंगा। हमारी जान का कि कोई जान नहीं समझता है, अरे हम पशुओं को जान कर तो कोई जान समझता नहीं है। मनुष्य पर यहाँ भी व्यंग कर रहे हैं प्रेमचंद जी कि जानवरों को, पशु को कोई समझता नहीं है, कोई भी मनुष्य दया उसके प्रति नहीं दिखाता है, इसलिए कि हम सीधे हैं, हम सीधे साधे बैल हैं, हम लोगों पर कोई दया दिखाता ही नहीं है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। थोड़ी देर बाद झूरी ने अपने नादों में उनको खाने के लिए दाना, चोकर, भूसी, खली सब डाल दिया। मित्र दोनों खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। झूरी वहीं पर खड़ा होकर के दोनों बैलों को सहला रहा था। 20 लड़के, करीब 20 लड़के, 20 के लगभग तमाशा देख रहे थे। ये सब देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। गांव के आसपास के सब बच्चे, सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। सभी गांव उत्साहित हो गया था कि कितने अच्छे बैल हैं, जो खुद भाग करके आया, जो पकड़ करके लाया था उसे भी भगा दिए, कसाई को भगा दिया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस समय झूरी की पत्नी थी, वो भी प्रसन्न हो गई और आकर के दोनों बैलों के सिर चूम लिया। तो इस तरह से कहानी संपन्न हुआ। और किसी भी तरह की इसमें समस्या हो, डाउट हो, पूरा लाइन बाय लाइन बताया गया है। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए, किसी में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे अवश्य दूर किया जाएगा।